नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं संज्ञा के नेक्स्ट क्लास जो आज की है, तो इसमें हम देखने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और इसी के साथ हम लोग एक और संज्ञा देखने वाले हैं जो आखिरी होगा हमारा। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को एक क्लास में लिया है, भाववाचक संज्ञा को एक क्लास में लिया है, मतलब अलग अलग दो क्लास में। और आज ये तीसरी क्लास में हम आपको लेने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में। क्योंकि भाई होता क्या है ना कि उन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, इसलिए उसको सेपरेट कर दिया है। भाववाचक भी कन्फ्यूजिंग करता है, इसलिए उसको अलग कर दिया है। और द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये तो आप वैसे भी समझ लेंगे, इसको न पढ़ाया जाए तब भी आप जान लेंगे, लेकिन आइए इसको भी देख लेते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो द्रव्यवाचक को अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो मटेरियल कहा जाता है। द्रव्य मतलब होता है मटेरियल। द्रव्य और द्रव में बड़ा अंतर होता है, द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है द्रव्य की। द्रव्य को मुद्रा भी कहा जाता है। मुद्रा कैसा होता है? आपका ठोस होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, द्रव्य की कई चीज़ों से जाना जाता है और द्रव जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्या होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। और विज्ञान में तो एक और अवस्था खोज ली गई है, प्लाज्मा। ठीक है, लेकिन मूलतः आपकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जब हम द्रव्य की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, तो इसमें आपके तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन यहाँ से हो गया क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हिंदी में मैंने साइंस को घुसा दिया है, तो क्या करें, नए ज़माने की पढ़ाई है, तो नए टाइप से अगर नहीं सीखेंगे तो कैसे पता चलेगा। हिंदी में साइंस को घुसा दिया, इसी को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। मतलब एक दूसरी जगह सीखा हुआ ज्ञान, एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में उपयोग कर लेना, इसी को कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप CDP के मेरे 25 लेक्चर बन चुके हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा आप समझ गए कि द्रव्य जो होते हैं उनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। तो आइए इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। वे संज्ञाएं जिन्हें मापा अथवा तौला जा सके उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, अनाज, फल, सब्जी, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जायदाद, कपड़ा। जिस चीज़ की हम नाप तौल वजन कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं? मटेरियल होते हैं। वो सब क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो सब क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा भी होती हैं। दिमाग का बल्ब जला? कंफ्यूजन हुई? तो आइए उसको दूर किया जाता है, उसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती हैं। मतलब कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उसमें अगर हम एक की बात करेंगे तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जब सभी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। तो अब देखिए, गेहूँ शब्द की बात की जाए तो गेहूँ क्या है? गेहूँ एक अनाज है और गेहूँ क्या है? द्रव्य भी है। क्या है? अनाज है, तो एक मटेरियल है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, गेहूं क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आई? गेहूं क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? अगर ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक हो जाता तो आपका क्या होता आंसर? तो आपका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि गेहूं की जब हम बात कर रहे हैं तो गेहूं की ढेर सारी किस्में हैं विश्व में, तो वो सारी की सारी किस्में आपकी आ जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं है तब जातिवाचक है, तो मैंने बता ही दिया आपको।
यदि द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में द्रव्यवाचक और जातिवाचक दोनों दिया है तो द्रव्यवाचक संज्ञा सही होगा। मतलब कि जब दोनों ऑप्शन में होगा तब तो द्रव्यवाचक, द्रव्य भाई अनाज है, द्रव्य है, तो वो क्या है, तो आपका जातिवाचक ना होकर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। कंफ्यूजन खत्म हुआ? नहीं हुआ तो थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर से देखिए। आगे देखते हैं समूहवाचक संज्ञा की जब हम बात करेंगे तो समूह का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कलेक्शन करना। बहुत लोग करते हैं ना, जैसे आप लोग करते हैं, नई नई नोटों की अलग बंडल बनाते हैं, पुरानी नोटों को जल्दी सब्जी वाले को देके बहका देते हैं, यही करते हैं ना। तो नई नोटों को आप इकट्ठा करते हैं, उसी को कहते हैं समूह, और समूह को क्या कहते हैं, कलेक्ट। कलेक्ट करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, ठीक है, समूह हो गया। और समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आइए देखते हैं, जहां एक निश्चित दायरे में काफी व्यक्ति या वस्तुओं का एकत्र होना पाया जाता है उसे समूह कहते हैं। मतलब किसी चीज की प्रधानता कहीं पर हो जाए, ठीक है। कक्षा में छात्रों का समूह हो जाएगा, पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह हो जाएगा, और तबेला में भैंसों का तब हो जाएगा, बकरी के बाड़े में बकरियों का समूह हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ। अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो वह संज्ञा जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वह संज्ञा जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती है वो क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कोई रैली हो रही है तो रैली क्या होता है, रैलियों में ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या हो जाएगी, आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। वहाँ पे भीड़ है, काफिला है, ठीक है। काफिला मतलब किसी का फ्लीट जा रहा है, मान लीजिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, एकदम दबदबा के चापे जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा फ्लीट, ठीक है, सीएम फ्लीट। या योगी जी का काफिला जा रहा है तो काफिला, कारवां जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समूह है। मतलब एक समूह में उनकी गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियाँ, भाई वो तो अकेले जाएंगे लेकिन उनकी सिक्योरिटी में जाएंगे, आधा चमचागिरी के लिए पीछे जाएंगे, होता है ना। जैसे नेता बाहुबली देखे हैं ना, बाहुबलिया जाते हैं तो 10-20 तो आगे पीछे बंदूक लेके घूमते हैं, और कुछ तो वैसे फालतू में घूमते हैं, चमचागिरी करते हैं, ठीक है, नमस्कार नमस्कार करते रहते हैं। तो वो क्या होगा, चमचागिरी होती है। वो एक तरह से समूह है, झुंड बनाते हैं, कुछ प्यार से जाते हैं, कुछ दिल से जाते हैं, मतलब बिना स्वार्थ के भी कुछ समर्थक होते हैं, वो बिना उसके भी जाते हैं, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया, उन लोगों का एक ग्रुप हो गया। मतलब कुछ तो चमचे हो गए, कुछ अच्छे लोग हो गए, तो ये क्या हो गया, कुछ चाहने वाले हो गए, तो ये हो गया इन सारे लोगों का समूह हो गया, ठीक है। घौद की अगर हम बात करेंगे तो घौद, जैसे केला का पेड़ आप देखें ना, केले का फल देखेंगे आप जो पेड़ में होता है, तो ढेर सारे केले एक साथ लगे होते हैं। तो वो जो केले होते हैं ना, उनका क्या होता है कि एक घौद होता है, उन्हें घौद, या आप घौद से मतलब आप समझ सकते हैं जैसे आम जो होता है, आम के पेड़ पे जो आम ढेर सारे लगे होते हैं, 3-4 आम एक में होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, घौद कहते हैं। लेकिन अंगूर जो होता है, अंगूर में भी ढेर सारे होते हैं, उसे घौद नहीं कहते, अंगूर वाले को गुच्छा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका झुंड हो गया। मेला की बात करेंगे तो मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, मेला हो जाएगा, काफिला हो जाएगा, कारवां हो जाएगा, घौद हो जाएगा। ये सब क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। गुच्छा की बात करेंगे तो अपवाद के रूप में आप अंगूर को ले सकते हैं, ठीक है। और सभी फलों का क्या होता है, घौद होता है, ठीक है। मंडी हो गया। झब्बा क्या होता है, झब्बा जो झुग्गा होता है, ठीक है, ठीक है, जो जिसमें घर में आप लोग क्या जानवरों को भूसा चारा जिस बर्तन में ले जाते हैं उसे झुग्गा कहते हैं। या आप देखे होंगे, अब तो पता नहीं, गांव में क्या होता था कि जब कोई कार्यक्रम होता था, चावल वगैरह छानने के लिए एक लकड़ी का होता था, उसे भी झुग्गा के नाम से या पलरा कह देते थे, तसला कह देते, इसे नाम से जाना जाता था।
तो चलिए, सभी समूहवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक दोनों होती हैं। फिर आपके दिमाग की घंटी बजी कि जितनी भी जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो सभी के सभी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, तब यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। जब ऑप्शन चुनना होगा तो ऑप्शन में क्या करेंगे, जब ऑप्शन में समूहवाचक दिया रहेगा तब तो आप समूहवाचक ही लगाएंगे, जब समूहवाचक नहीं दिया है तब तो आप उसको जातिवाचक या व्यक्तिवाचक अपने हिसाब से देंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मेला है, तो मेला क्या है, मेला लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं तो क्या है, एक समूह है ना भाई। लेकिन मेला क्या है, ढेर सारे मेले हैं। कुंभ का मेला, ददरी का मेला, सोनपुर का मेला, अजमेर का मेला, पुष्कर का मेला, बहुत सारा मेला, बलिया का मेला। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे मेले हैं। और ये मेले जो हैं साथियों आपके समूहवाचक में आ जाएंगे, जातिवाचक में भी आ जाएंगे। अब मेला है, कोई पर्टिकुलर मेला है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जैसे कुंभ का मेला, तो ये व्यक्तिवाचक आ गया। तो वो आपको ऑप्शन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसको टिक करना पड़ेगा। तो ये आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, ध्यान से देखिए, तब आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी समूहवाचक संज्ञाएं जो जातिवाचक भी होती हैं, उनमें यदि विकल्प में समूहवाचक एवं जातिवाचक दोनों दिया है तो समूहवाचक लगाएंगे, पर ऐसी संज्ञाओं में यदि विकल्प में समूहवाचक ना हो तो जातिवाचक लगाएंगे। तो यही चीज़ें तो मैंने पीछे बता दी। ठीक है, इतना पढ़ डाला इन सब नोट्स को कि मतलब आगे क्या पढ़ाना है वो पहले ही पता हो जाता है। संज्ञा पदों में परिवर्तन कई बार प्रयोग के अनुसार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है, प्रयोग के अनुसार बदल जाती है। जैसे पहले मैंने बता दिया कि वही है, ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन जाना। विभीषण क्या है, विभीषण एक नाम है। विभीषण क्या है, एक नाम है, लेकिन किसी को आप विभीषण कह के देखिए, पटक के मारेगा। क्या करेगा, पटक के मारेगा, क्योंकि विभीषण को कुलद्रोही के नाम से जाना गया है, भ्रातृद्रोही के नाम से जाना गया है। क्योंकि अगर विभीषण ना होते तो भगवान राम रावण को मार भी ना पाते, क्योंकि विभीषण नहीं कहा था ना कि अरे महाराज कहाँ मार रहे हैं, उसकी नाभि जो उसकी ढूंढी है उसने अमृत छुपा रखा है, इसी से वो नहीं मर रहा है। तो भगवान जी बोला अरे ससुराई तो बहुत चालू है, इसको तो अब ऐसे मारेंगे। फिर वो बाण निकालते हैं, मारते हैं उसकी नाभि में, और रावण कहता है हाय राम हाय राम, मतलब मरते मरते भी राम राम करके जाता है। ठीक है भाई, प्रकांड ज्ञानी था, उसको पता था कि किसके हाथ से मरना चाहिए, बहुत दिमाग लगा के रावण ने कांड किया था। उसको ये पता था कि ये तो भगवान है, त्रिकालदर्शी था रावण, मतलब ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान था, ज्ञानी तो था ही, तो उसको पता था कि भगवान है। तो उसको ये भी पता था कि भगवान के हाथ मरेंगे तो वैसे स्वर्ग जाएंगे। अब बहुत पाप कर लिया था तो बोला पंगा ले लो बड़े आदमी से, मरेंगे तब भी जय होगी और जीतेंगे तब तो जय जयकार ही होगी। तो दिमाग लगाया, मर के स्वर्ग में चला गया, पाप किया जिंदगी भर, और लास्ट में वही है ना, 100 बिल्ली खा के चूहा, क्या 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो यही चीज़ है। जयचंद, आप किसी को जयचंद कह के देखिए, जयचंद क्या है, एक नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे हो जाएगी। जयचंद का मतलब होता है, जयचंद एक राजा था और पृथ्वीराज को हराने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मतलब एक तरह से धोखा दिया था, देशद्रोह का काम किया था, इसी की वजह से पृथ्वीराज चौहान जो है अपना युद्ध हार गए थे। तो किसी को आप जयचंद का, जयचंद का मतलब होता है देशद्रोही, झूठा। ठीक है, तो जयचंद तो है क्या, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जयचंद अगर कह देंगे तो राष्ट्रद्रोहियों में आ जाता है, गद्दारों में आ जाता है, तो क्या हो जाता है, एक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। मंथरा, मंथरा कौन थी, मंथरा थी अयोध्या में एक दासी थी। मंथरा क्या थी, अयोध्या में, ओ भाई सब मंथरा का नाम लिए और इधर टायर पंचर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ये सब होते रहता है। ठीक है, तो चलिए मंथरा की बात कर रहे थे। तो मंथरा कौन है? मंथरा जो थी अयोध्या में थी, जिसके कहने की वजह से भगवान प्रभु राम जी को वनवास हो जाता है। वही क्या करती है, चढ़ाती बढ़ाती है ना उनको, क्या नाम है, कैकेयी को। तो मंथरा तो एक क्या है, एक नाम है, मंथरा एक नाम है। लेकिन किसी को आप मंथरा कह के देखिए, मंथरा का मतलब हो जाता है कि घर तोड़ने वाली, चुगली करने वाली, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कुंभकर्ण की बात करिए, कुंभकर्ण से तात्पर्य हो जाता है, कुंभकर्ण भी एक नाम है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन किसी को कुंभकर्ण कह के तो देखिए, कुंभकर्ण से तात्पर्य निकल जाता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जो ज़्यादा सोता है, दिन भर सोते रहता है, रात भर सोते रहता है, उसको कहते हैं कुंभकर्ण। और रावण की बात तो हो गई। ठीक है, अत्यंत अहंकारी मतलब घमंड, रावण को घमंड था, हम भगवानों को उलाट देंगे, और खुद उलट गया। तो ये क्या हो गया, रावण। तो किसी को आप रावण कह दीजिए, मतलब बहुत घमंडी है, अहंकारी है, बहुत अपने आप को बहुत बड़का समझता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि अरे रावण का भी घमंड टूट गया, तुम किस खेत की मूली हो, ऐसी बातें होती है ना। तो घमंड नहीं करना चाहिए भाई। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी छोटे रहो, जैसे रहो सब मस्त रहो, मेरी तरह से घमंड करके घंटा उखाड़ लोगे। चलो, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बापू, बापू क्या है, बापू सबके बापू, लेकिन हमारे देश में भी बापू का नाम ले लो तो महात्मा गांधी। तो क्या हो गया, क्या हो गया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। मतलब बापू तो सबके बापू हैं, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बापू कह देने मात्र से व्यक्ति विशेष की बात आ जाती है, महात्मा गांधी जी आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब होता है गायों का स्वामी, गायों का पालक, गायों की सेवा करने वाला, गायों का मालिक। लेकिन गोस्वामी कह दीजिए, गोस्वामी क्या है, गोस्वामी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन गोस्वामी से तुलसीदास की बात आ जाती है, तुलसीदास की बात आ जाती है। उसी तरह सूरदास, सूरदास कौन थे, सूरदास जी थे एक कवि थे। ठीक है, आंखों से अंधे थे, एक कवि थे, भगवान कृष्ण के गीत गाया करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप किसी को सूरदास कह के तो देखिए, एक अंधा भक्त था। अभी किसी को दे रहे सूरदासो, तुरंत पलट के गाली देगा। सूरदास कह दोगे ना तो समझेगा हमको अंधा कह रहे हैं, आन्हर कह रहे हैं, अनहरा कह रहे हैं। तो ये चीजें हैं, क्या है, सूरदास एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा बन गई। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी तो एक दो बार तीन बार थोड़ा देखिएगा आराम से, क्योंकि संज्ञा है और लेवल बड़ा है। अब बस इतना से काम नहीं चलेगा, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, इतना याद करोगे तो इतने रह जाओगे। तो चलिए, जितनी मेरी कोशिश हो सकी उतना मैं आपको समझाने की कोशिश किया। थोड़ा सा मिर्च मसाला भी डालने की कोशिश किया कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने उसमें मसाला डाल दिया। तो फिर कल क्या पढ़ा जाए, कल चलिए कोई टॉपिक, बढ़िया टॉपिक लेके स्टार्ट किया जाएगा जो कि समाप्त हो गया। तो आप लोगों का क्या क्या समाप्त हो गया अब मैं बता दूं। भाषा यानी वर्ण समाप्त हो गया, स्वर व्यंजन समाप्त हो गए आपके, फिर उसके बाद आपके उच्चारण स्थान समाप्त हो गया, और आपका संज्ञा टॉपिक समाप्त हो गया। मतलब 4 बड़े टॉपिक आपके समाप्त हो गए। भाई साहब, इन्हीं 4 टॉपिक को देख लेंगे ना, तब भी आप लोगों को कुछ, मतलब आपका एक पार्ट, एक तरह से हिंदी का एक पार्ट ही समाप्त हो चुका है। ठीक है, सर्वनाम बचा है, विशेषण बचा है, वाच्य बचे हैं, फिर अलंकार, छंद। जैसा टाइम मिलेगा वैसे ही आप लोगों को वो रोजाना की तरह मिलता रहेगा, फिर देखेंगे जो भी आगे होगा। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया मर्दवा लोगन, का करवा, पैसा थोड़े लगा ला। चलिए, जय हिंद।